ऑलराइट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। देखो 2025 अब जो हमने बायोलॉजी का पेपर हमने सॉल्व किया है, थोड़ा अंदाज़ा लग चुका है कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस आए हैं बायोलॉजी में, और कहीं कहीं पर एकदम ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं। इट इज़ लाइक इस बार थोड़ा बैलेंस पेपर था बायोलॉजी का पेपर, आप कह सकते हो। एक तरफ अगर इजी पार्ट है तो डिफ़िकल्ट पार्ट भी था, वरना ऐसा चलता आ रहा था कुछ सालों से कि बायोलॉजी एकदम ही इजी हो रहा था, फिज़िक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और केमिस्ट्री एज ऑलवेज थोड़ा मीडियम डिफ़िकल्ट रहा था। इस बार के एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो केमिस्ट्री भी डिफ़िकल्ट था और फिज़िक्स तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इनफैक्ट ये तक के पता चला है कि फ़िज़िक्स में जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। तो फॉर एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट जो आप मेडिसिन के फील्ड में आए हो, तो आप लोग का फिज़िक्स जाहिर सी बात है वीक होगा ही, ठीक है। और लोगों का होता है ज़्यादातर, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखें तो स्टूडेंट्स का फिज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उनको काफ़ी डर होता है। लेकिन जिस बच्चे ने प्रॉपर वे में तैयारी की होगी, वो बेस्ट देकर आया होगा, तो सिलेक्शन के चांसेस अभी भी है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? बिकॉज अगर आपके पास में एक कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया है तो वो सिर्फ आपके पास में ही नहीं, बाकी के जो लाखों बच्चे थे उन्होंने भी वो क्वेश्चन देखा है, उनके ऊपर भी वो क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी था। तो अगर आपसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, या फिर आपने अगर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस किए हैं या डिफ़िकल्ट वाले थोड़े बहुत किए हैं, तो ये बेस्ट बच्चे का अगर हम देख कर सोचें, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हो सकता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उससे भी छूटे हो। लेकिन अगर कोई बेस्ट बच्चा होगा तो मीडियम में उसने अपना 90% दिया होगा और 90% सही आया होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन सबको करने ही थे। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि बाकी के बच्चे भी ये अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्या? मतलब अगर आप बेस्ट बच्चों में नहीं आते हो, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो वीडियो देख रहा है वो बच्चा इतना बेस्ट तो नहीं दिया होगा, ठीक है, तो इतना बेस्ट अपना नहीं दे पाया होगा या फिर उतने अच्छे तरीके से उसका आउटकम उसे नहीं मिल पाया होगा, तो उनके लिए क्या है कि देखो कट ऑफ जो है इस बार गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि कट ऑफ आपका गिरेगा, ठीक है। अब कट ऑफ क्यों गिरेगा? बिकॉज डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए हैं और वो सबने अटेम्प्ट किए हैं। राइट कितने जन का आया है वो मैटर करता है। अगर आपका कोई बेस्ट बच्चा, एक आइडियल स्टूडेंट, एक आइडियल नीट एस्पिरेंट लेकर बैठे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास में हो सकता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपने नहीं अटेम्प्ट कर पाए या फिर आपसे रॉन्ग हो गए, तो ये सारे ही बच्चों के लिए हुआ रहेगा, ठीक है। अगर एक आइडियल स्टूडेंट ही नहीं कर पा रहा है, तो जो एवरेज और जो बिलो एवरेज वाले हैं वो तो बिल्कुल नहीं कर पाए होंगे। तो कट ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पर? गिर रहा है, क्योंकि आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस जो आपके किस में आते हैं, फिजिक्स में आते हैं, अगर हम मान के चले 30 क्वेश्चन सारे सॉल्व करने लायक थे और एक बेस्ट बच्चे ने भी किया है, तो मतलब बाकी के 15 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, और ये किसी ने भी नहीं कर पाया है। तो ऐसा नहीं है कि ये 15 क्वेश्चन जो है आपने नहीं कर पाए हो, बाकी लोग ने कर लिया होगा, नहीं। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट तरीके से प्रिपेयर किए हो, दिस एग्जाम वॉज ऑल अबाउट हाउ डीपली यू आर स्टडिंग थिंग्स, ठीक है, और कितना आपका कंसेप्चुअल आप कितना स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो चीज़ों को, वो देखने के लिए इस बार का नीट का पेपर था। और बहुत ही कह सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो एक नाइटमेयर की तरह था, लेकिन बायोलॉजी काफ़ी सही पेपर बना है इस बार का, ठीक है। यू कैन अभी कुछ सालों में ये पेपर थोड़ा आया है जो एज अ नीट एस्पिरेंट आपको लगता है कि ठीक है ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले सालों में अगर आप देखो तो एक 10वीं का बच्चा भी अगर नीट का क्वेश्चन बायोलॉजी का पार्ट सॉल्व करने जाएगा तो उससे कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस बन रहे थे। तो आपके और 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे के बीच में फ़र्क क्या? वो फ़र्क इस बार के पेपर में समझ में आएगा। जो ये पेपर सॉल्व कर सका होगा उसे समझ में आया होगा कि वो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से कैसे डिफ़र है, कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर आया है फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट बायोटेक्नोलॉजी से आया है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपने पिक्चर्स वाले जितने भी इमेजेस और डायग्राम्स आपको दिए हैं उसके ऊपर आपने सही से ध्यान दिया था, क्योंकि इस बार के पेपर में काफ़ी सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं।
फिगर्स पे आए हैं और बहुत सारे असर्शन रीजन के भी आए हैं जो कि आपके पेपर को लेंदी कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब को आपको पहले डायग्राम देखना होता है। डायग्राम हो सकता है अलग किया हो, जैसे कि यहाँ पर बताया है कि आपके पास में इस तरीके का एक डीएनए बताया है जहाँ पर इको R1 की जो साइट है, इको R1 की साइट है, यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेस का क्या हो गया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। तो ये आपका टॉपिक कहाँ से आ जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये टॉपिक आपको बायोटिक वाले पार्ट से करना था, इनएक्टिवेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताया क्या है, इन द अबाउट स्टेटमेंट, ठीक है ना, अबाउट रिप्रेजेंट प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट इको R1 साइट। सबको पता है कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, कि एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा दिया है इको R1 साइट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी चूजन टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलिटीज। देखो अब देखो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज आपको पूछा है। अब देखो यहाँ आज का जो पेपर है हम सिर्फ एज एन आंसर की सामने व्यूवर्स को प्रोवाइड करने के लिए ही बना रहे हैं। इसका डिटेल्ड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुन लो। इसका डिटेल्ड एनालिसिस का एक अलग वीडियो बनेगा जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बताई जाएगी कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होता है, ये ऑप्शन क्यों नहीं होता है, why an option is correct and why the other 3 options are incorrect। वो चीज़ आपको बताने के लिए, और वो टॉपिक कहाँ से आया है वो टॉपिक भी आपको समझाया जाएगा एक डिटेल्ड एनालिसिस में, विच विल बी अ डिफरेंट वीडियो। आपको एक आंसर की प्रोवाइड करने के लिए ये एक बहुत ही क्विक वीडियो बनाया जा रहा है। सो पे अटेंशन। यहाँ पर देखो क्या बताया है, क्लियर कट क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्लाज्मिड का क्या हो गया है। प्लाज्मिड के अंदर हमने एक एलियन पीस ऑफ डीएनए पुट कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। तो अगर हमें रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज देखनी है, देखो अब यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेस का एंजाइम का जो जीन था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंसर्शन रिएक्टिवेशन कर दिया। और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जो जीन होता है इसकी वजह से क्या चीज़ मिलती है हमें रिकॉम्बिनेंट के अंदर, कि वो कलर जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के अंदर जब उसे हम डालते हैं तो वो ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाता है। तो यहाँ पर हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया, मतलब ये एंजाइम की जो जीन होगी इट विल नो मोर बी एक्टिवेटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाइट कलर की कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। योर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाइट कलर की कॉलोनीज, दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड क्योंकि हमें पूछा है कि यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बतानी है, ठीक है। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज एपो एंजाइम, करेक्ट है, एपो एंजाइम आंसर रहेगा इसका, ठीक है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, बिल्कुल सही है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका नहीं हो सकता, बिकॉज नेट जो होता है, नेट मतलब आपका कोई माइनस जो भी लॉसेस हो रहे हैं, जो आपको आपके एज पर एनसीईआरटी बताया है रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो जो आपका जो मेन आपका जीपीपी होता है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, जो कि आपका टोटल प्रोडक्टिविटी होता है, उसके अंदर से माइनस करते हैं हम रेस्पिरेटरी लॉसेस, तब आपका एनपीपी बनता है। तो यहाँ पर एनपीपी तो आपका नेट प्रोडक्टिविटी है। तो यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन इकोसिस्टम, ये जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ये जीपीपी हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। योर करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट कम्स गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स है असर्शन रीजन का। अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है, करेक्ट है। एम्ब्रियोसैक के अंदर 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है, बिल्कुल करेक्ट है। एगापैरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, नहीं, पोलर न्यूक्लियाई तो सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं। जो 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर जो 2 सेल दिखाई देते हैं एगापैरेटस के अंदर वो आपके सिनर्जिड्स होते हैं और आपका एक्सेल होता है। तो एगापैरेटस का पोलर न्यूक्लियाई के साथ में कोई रीजन नहीं बनता है। असर्शन करेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट कम्स नियोप्लाज्मिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स। नियोप्लाज्म जो होता है मैलिग्नेंसी के साथ में हम उसके दूसरा नाम मतलब उसका सिनोनिम है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म में क्या देखा जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, बिल्कुल सही है, प्रोलिफरेट कर रहा है, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रही है, अगेन करेक्ट। इन्वेजन एंड डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू, इन्वेजन करता है, बिल्कुल सही है, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंसी, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, नियोप्लाज्म नाम दिया है। लेकिन जो डी ऑप्शन है देखो, दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये मिलता है बेनाइन ट्यूमर्स के अंदर। बेनाइन ट्यूमर्स वो टाइप के कैंसर्स है जो कि सिर्फ एक जगह ग्रो करते हैं। सो दिस ऑप्शन इज वेरी मच इनकरेक्ट। आपको पूछा क्या है, करेक्ट आंसर बताना है, ए बी सी हमारा करेक्ट है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का सबसे पहला आप जैसे ही नाम सुनते हो जिम्नोस्पर्म्स, यहाँ पर इनकी सीड्स कैसी होती है, नेकेड होती है। हलवा सवाल था ये,
ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हार्मोन्स के ऊपर है ये प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो यहाँ पर आपके पास में जितने भी मैच द कॉलम आए हैं या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए ट्रू और फॉल्स वाले, करेक्ट वाले, इनकरेक्ट वाले, वहाँ पर आप बिल्कुल जितना आता है उसके बेसिस पे आप कैंसिल आउट करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे प्रोजेस्टेरॉन वी ऑल नो वेरी वेल, बिल्कुल इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं लाना था। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। हाँ, आप इसके साथ में कंफ्यूज हो सकते थे कि आपका ओवरी है, ओवरी में से तो नहीं निकल रहा, बट रिमेंबर दिस, ओवरी इतना ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली वर्ड यूज़ नहीं होता है फॉर प्रोजेस्टेरॉन, बिकॉज ओवरी जो है वो दूसरे हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। ओवरी के अंदर जो कॉर्पस लूटियम होता है, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट ओव्यूलेशन फॉर्म होता है कॉर्पस लूटियम, वहाँ से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो रिलैक्सिन जो है दैट इज एक्चुअली द हार्मोन रिलीज बाय ओवरी। तो इस तरीके से आप कैंसिल आउट कर सकते थे। थोड़ा बाकी के ऑप्शन देख के आप कर सकते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर आपको ये नहीं आ रहा था तो नेक्स्ट देख लो कैटेकोलामाइन्स। कैटेकोलामाइन्स इज नथिंग बट जो आपके एड्रिनल मेडुला से ठीक है सिक्रेट होता है। तो एड्रिनल मेडुला, तो अभी देखो मेलानोसाइट तो अगेन इसका सी का 1 हो जाता है। सी का 1 इन दोनों के अंदर दिया है, ये 2 और 4 नहीं हो सकते। बी इज रिलैक्सिन, ओवरी से रिमूव ठीक है सिक्रेट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन 4, क्योंकि ए का 4 हो रहा है, बिल्कुल सही है। बी का 2 हो रहा है, बी का 2 है, बराबर है। विच क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, ये आपका कहाँ से लिया गया है? दिस इज फ्रॉम योर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बच्चे छोड़ देते हैं, बट यू शुड रिमेंबर दिस। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही है, ठीक है। और इस बार के पेपर में आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं। इंट्रोडक्शन के पहले जो आपका यूनिट स्टार्ट होने पर जो साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है और जो पूरे यूनिट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया होता है कि इस यूनिट के अंदर हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो आपको करना है, यूनिट का इंट्रोडक्शन भी आपको करना था, बिकॉज वहाँ से आई गेस 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर कट आए हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम 1 है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूबिस्को, ठीक है। अब ये जो रूबिस्को एंजाइम है ये किस में होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको दिया है इन योर दिस प्लांट रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस में दिया। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रॉन्ग। इट कैटलाइजेस कार्बोक्सिलेशन ऑफ रूबीपी, आपको पता है, ट्रू बताना है, बिल्कुल ये करेक्ट है। कार्बोक्सिलेशन करता है, एक्टिव ओनली इन डार्क, रॉन्ग हो जाता है। हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बिल्कुल रॉन्ग है। इसके पास में हायर एफिनिटी किसके लिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है, मोर देन ऑक्सीजन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज व्हाट? मेनार्क। सीधी सी बात है, मेनोपॉज, पॉज में ही नाम आ रहा है, मतलब टू स्टॉप। तो आपका जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। और ओव्यूलेशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, जहाँ पर एग रिलीज होता है। और डायापॉज इज अगेन अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया। मेनार्क इज द थिंग, और ये आपको क्लियर कट 2 टर्म्स दिए हैं विद द मीनिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स वाज यूज्ड बाय एली लिली, यहाँ पर बात की गई है एली लिली, ये आपको आया है फ्रॉम बायोटेक, ठीक है। क्या यूज़ किया गया था इंसुलिन प्रिपेयर करने के लिए? बैक्टीरिया यूज़ किया गया था। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड असर्शन रीजन का है। ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, सिर्फ PYQs भी करके जाते तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए था। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, करेक्ट है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है। और ये इसका रीजन भी बनता है क्यों सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, एकदम करेक्ट इसका रीजन यहाँ पे बताया है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बोथ इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस? बहुत सी इजी क्वेश्चन आया है फ्रॉम सेल साइकिल, ठीक है। यहाँ पर देखो सेपरेट द क्रोमोसोम्स इज योर करेक्ट ऑप्शन, बाकी नहीं बनता है। नेक्स्ट इज अब यहाँ पर से क्वेश्चन आया है मॉलिक्यूलर बेसिस से। अब ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर इसके अंदर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ा के सिर्फ एक चीज़ देखते कि सबसे अलग ऑप्शन किसका है, डी का ऑप्शन सबसे ज़्यादा अलग है, आपको डी चेक करना था। हेट्रोक्रोमैटिन कैसा होता है? डेंसली पैक्ड होता है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर सिर्फ आपको इतना भी पता होता कि हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है और यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है, लूजली स्टेन्ड होता है, तो आप सही से इसको बता पाते और सही से टिक कर पाते। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 का क्या हो रहा है? डेंस बी का 3 आएगा, डी का 2 आएगा, बी का 2 आएगा, डी का 3 आएगा। सॉरी यूक्रोमैटिन लूजली, बी का 3 आएगा एंड डी का
2 आएगा एंड ए का, ठीक है। हर्षी चीज़ जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ये अगेन अनइक्विवोकल जो इन्होंने दिया है, प्रूफ दिया है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के बारे में। और फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ, तो हमको पता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इस बैक्टीरिया के साथ में उन्होंने किया था, रफ स्ट्रेन और ठीक है स्मूथ स्ट्रेन वाले। तो डी का 1 बन रहा है, डी का सी का 1 बन रहा है। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मेंस्ट्रुअल कॉलम है, इसके अंदर से सबसे ये बहुत इजी है, ये आपको कहाँ से आया है, मॉलिक्यूलर बेसिस से आया है। एडिनोसिन क्या होता है, दैट इज योर न्यूक्लियोसाइड। एडेनालिक एसिड इज योर न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन सिंपल सा है, नाइट्रोजनस बेस होता है। एलेनिन अमाइनो एसिड होता है। डी का 4 इनके अंदर आता है, ये नहीं होगा। सी का 1 आएगा, नाइट्रोजनस बेस। एडेनालिक एसिड आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, जो हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। और एडिनोसिन होता है जो न्यूक्लियोसाइड होता है। एस और एस साथ में होते हैं, सो ए का 3 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कैंसिल आउट करने आना चाहिए, कैंसिल आउट करोगे तो आपका बायोलॉजी में टाइम बचेगा एंड दैट टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन फिजिक्स, ठीक है। सो इन फ्रॉग, ओके, रीनल पोर्टल सिस्टम स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट्स टू लिंक, किसको लिंक करवाता है, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमने फ्रॉग में पढ़ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स, आपको पूछा है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में कौन से इवेंट्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। प्री एमआरएनए का पहले देखो ट्रांसपोर्ट बाद में होता है, पहले स्प्लाइसिंग होती है, तो पहले स्प्लाइसिंग होती है फिर ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्रायर टू स्प्लाइसिंग के तो हो नहीं सकता। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स करेक्ट है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल पूछा है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5' एंड एडेन रेसिड्यूज एट 3' ये भी करेक्ट है। बेस पेयरिंग ऑफ, नहीं ये नहीं होता। तो आई थिंक बी, सी और डी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 4, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज, पीसीआर एम्पलीफाइज कैसे करता है। अगेन ये आप बोल सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मगर इनडायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में से ही आंसर मिलेगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी क्लियर कट बताती है पीसीआर में डीएनए जो होता है मल्टीप्लाई होता जाता है, सिंपली माइटोसिस हो रहा है वहाँ पर। हर फ्रेगमेंट्स जो होते हैं माइटोसिस किए जाते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2n, n इज द नंबर ऑफ साइकिल्स, डबल हो रहा है ना, मतलब 2n। अगर आपने समझ लिया कि n इज 3, मतलब 3 साइकिल्स हमने पीसीआर के चला है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, दैट मीन्स कितने हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 8 डीएनए आपको मिलेंगे। तो दैट इज द डीएनए का नंबर आपको पता करने के लिए दैट्स द फॉर्मूला, 2n होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है इसको आप कह सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी, और इसके अंदर हो सकता है, मतलब दिस क्वेश्चन इज समवेयर रिलेटेड टू एनसीईआरटी, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कंसेप्ट्स पर बेस्ड है। अगर आपने जो है एनसीईआरटी का पूरा रट्टाफिकेशन कर लिया है, पूरा भी अगर आपने याद कर लिया है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट मजबूत नहीं होता तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ याद रखना एक जो इमेजिंग मेमोरी होती है, उसके साथ साथ आपको कंसेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था, नॉट ओनली इन फिजिक्स, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, बट ऑल्सो इन बायोलॉजी दिस टाइम। तो ये एक आपको पैटर्न दिखाई देता है, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। वैसे आप बाकी कैसे इसको कर सकते थे, तो बाकी के ऑप्शंस आप लगा के देख सकते थे। 1 एडिशनल 1 क्यों आएगा, अगर 60 आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं तो एक और क्यों आएगा, और वो कैसे आएगा, बिकॉज एक फ्रेगमेंट, एक जो डीएनए है वो क्लोन होकर 2 को ही देगा ना, वो एक और कैसे एक्स्ट्रा कर सकता है। पीसीआर में हम क्या करते हैं, हर टाइम डबल होता जाता है। सो दैट्स द थिंग। Given below are 2 statements, one is okay. Assertion reason, both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. अब देखो ये सही है, विंड और वाटर के अंदर, तो विंड और वाटर जो पोलिनेशन होता है वाटर और विंड के थ्रू होता है, वहाँ पर तो हमें कलरफुल फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है, और फ्लावर्स के अंदर नेक्टर की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये दोनों जो क्राइटेरिया है, ये दोनों जो फैक्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन द प्लांट इज गेटिंग पोलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स या फिर रेप्टाइल्स, इन सब के थ्रू जब इनके अंदर क्या हो रहा है, किसी भी तरीके का पोलिनेशन हो रहा है, तब हम इन्हें रिवॉर्ड की तरह नेक्टर और कलर वगैरह देते हैं। कलर तो अट्रैक्ट करने के लिए होता है, नेक्टर एज द रिवॉर्ड हम देते हैं। तो यहाँ पर विंड और वाटर में तो रिक्वायर्ड नहीं है, ये एज इट इज लाइन है फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पोलिनेटेड। देखो फ्लावर्स जो होते हैं कौन से वाले, विंड और पोलिनेटेड, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ बोला है पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब आपको पूछा क्या है, ये असर्शन दिया है, ठीक है, हमने मान लिया ये एक स्टेटमेंट है, क्या इस स्टेटमेंट का ये रीजन बनता है क्या,
ये स्टेटमेंट का ये रीज़न नहीं बनता। इसका रीज़न क्या बनेगा, इसका रीज़न ये होगा, असर्शन जो है उसका रीज़न ये होगा कि हमें क्यों, ठीक है, आपको इस तरीके से पूछना चाहिए कि क्यों इसके अंदर फ्लावर्स नहीं होते और विंड और वाटर के अंदर फ्लावर्स क्यों नहीं होते। तो इसका रीज़न ये बनता है कि वहाँ पर हमने इंसेक्ट से पोलिनेट नहीं करवाना है, हमें उसे क्या करवाना है, थ्रू वाटर करंट्स या फिर थ्रू एयर करंट्स हम क्या करवाते हैं, पोलिनेशन होता है, नेचुरली होता है। तो वहाँ पर वी डू नॉट रिक्वायर, ये कब इसका रीज़न ये बनता है। तो यहाँ पर इसका ये रीज़न नहीं बनता, ऑल्दो ये स्टेटमेंट करेक्ट है फिर भी इसका ये रीज़न नहीं बनता, इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। योर करेक्ट ऑप्शन बनता है 4। एपीफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो एपीफाइट्स जो मैंगो ब्रांच पे ग्रो होते हैं, एपीफाइट्स को तो फायदा होता है, मैंगो को नहीं होता है। दिस इज अ करेक्ट डायरेक्ट एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी कमेंसलिज्म। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ये तो आपको पूरा रट्टा कर लेना था, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बताया जाता है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने पहला स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट पे ही आपका डिसाइड हो जाना चाहिए था। बी जिसके अंदर है वो नहीं करना है आपको। अब देखो सी और डी आप बताओ, बिल्कुल सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन आपका प्रेगनेंसी पीरियड है, 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन। आपको ये तो नहीं बताया एनसीईआरटी में कि हार्ट कब फॉर्म होता है, लेकिन आपको ये बताया है कि फर्स्ट मंथ में या एंड में, फर्स्ट मंथ के एंड में आप हार्ट साउंड सबसे पहले जो है सुनाई दे सकते हैं ऑफ द बेबी। ठीक है, फीटस का हार्ट साउंड सुनाई देता है आफ्टर द 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, हार्ट फॉर्म होगा, सही से बीट्स हो गए उसके तो सुनाई तो देगा। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था यहाँ का, ये वाला लाइन। देन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, ये भी करेक्ट है। अपीयरेंस ऑफ हेयर यूजुअली आफ्टर द 5th मंथ, ये भी करेक्ट है। सो आपका ए तो करेक्ट है, इसके साथ में सी डी ई भी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी 2 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ये आया है फ्रॉम योर, ठीक है, आगे के जो चैप्टर्स दिए हैं माइक्रोब्स वाले। अब इसके अंदर देखो बताना है आपको, ओके सॉरी, ये आपका चैप्टर बायो रिएक्टर के ऊपर है। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला जो लास्ट में चैप्टर बताया है, लास्ट का टॉपिक बताया है, इसके अंदर सिंपली आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ बतानी थी कि इसके अंदर फोम ब्रेकर कौन सा है। फोम को सेपरेट करने वाला, फोम बनने नहीं देने वाला जो पार्ट होता है वो ये सी वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है आपका कौन सा, ब्लेडेड इम्पेल ब्लेडेड होता है जो, ठीक है, यहाँ पर इम्पेलर ब्लेडेड आता है। ठीक है, शार्प ब्लेड इम्पेलर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर तो आपकी स्टराइल एयर निकलने का पार्ट होता है। ठीक है, स्टराइल एयर। अब यहाँ पर जो बी है ये ऊपर का पार्ट है, पता है हमको, यहाँ से तो फोम नहीं ब्रेक होता है। ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 2। नेक्स्ट कम्स फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी। वाटर में बकल कैविटी कहाँ से आ गया, नहीं दिया है आपको। फ्रॉग सही से पढ़ना था, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। अब लैंड में तो स्किन, बकल कैविटी और लंग्स ये तीनों यूज़ करते हैं, सही बात है, लेकिन जब वो वाटर में होते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो वाटर वाला इनकरेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर बोथ, फॉल्स फॉर वाटर, ट्रू फॉर लैंड, ये सही है। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर नहीं, ट्रू फॉर बोथ नहीं। करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ, ओके, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स। अब जो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स होते हैं, कैसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सिंपैथेटिक पाथवे, सिंपल सी बात है, सिंपैथेटिक पाथवे कैसा होता है, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाती है बॉडी। फाइट और फ्लाइट में अगर आप देखोगे तो प्यूपिलरी का डायलेशन होता है, प्यूपिलरी डायलेशन देखा जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं देखा जाता। ठीक है, तो ए जहाँ पर आ रहा है उसको कैंसिल कर दो। यहाँ पर बताया करेक्ट आंसर बताना है। बी करेक्ट है क्या, हाइपरग्लाइसेमिक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, कॉजेस पाइलो इरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। सिंपैथेटिक है, फाइट और फ्लाइट मोड पर है, इंक्रीजेस हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, ये भी करेक्ट है। तो बी सी डी 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पार्थिनोकार्पिन कैन बी, ओके, इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन्स, बिल्कुल सही है, आपको दिया है ये। फर्स्ट चैप्टर में दिया है आई गेस, वहाँ पर भी नहीं, सेकंड चैप्टर में भी दिया है, जहाँ पर आपको बताया पार्थिनोकार्पी के बारे में, वहाँ पे बताया है। ओके, और 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में भी आई गेस दिया है। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन बोथ प्रमोशन, ओके, प्रमोशन भी करवाता है, इनहिबिशन भी कराता है, बिकॉज हमारे पास में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में 2 होते हैं, एक तो पीजीपी होता है जो प्रमोटर्स होते हैं और पीजीआई होता है जो इनहिबिटर्स होते हैं। तो दोनों चीज़ करते हैं ये। डी डिफरेंशिएशन प्री रिक्वेस्टेड फॉर रीडिफरेंस, मतलब रीडिफरेंशिएशन के पहले डी डिफरेंशिएशन तो चाहिए ही चाहिए, तो ये करेक्ट हो जाता है। ABC करेक्ट है। एब्सिसिक इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, बिल्कुल नहीं, एब्सिसिक जो होता है इसको स्टॉप कराता है। ठीक है,
तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद में अपाइकल ड्यूना प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल, लैटरल नहीं करेगा ना, अपाइकल है, अपाइकल बर्ड्स है, तो वो अपाइकल ग्रोथ मतलब लेंथ बड़ी करेंगे, उसकी लैटरल ग्रोथ नहीं करवाएंगे। तो डी और ई रॉन्ग हो जाता है। ई जो है, ई जिसमें भी आ रहा है उसको रॉन्ग कर दो। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। जो द फॉलोइंग हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस, मतलब यहाँ पर आपको पूछा है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स बताओ, या फिर वो, क्योंकि आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो सारे हार्मोन्स खुद ही प्रोड्यूस करता है, खुद ही सिक्रीट करता है। जो पोस्टीरियर जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता है कि हाइपोथैलेमस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है पोस्टीरियर के थ्रू। तो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो कौन सा हार्मोन है न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होने वाला, बस वही बताना था। लेकिन आपको बोला है इट इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस FSH एंटीरियर पिट्यूटरी का है, ACTH एंटीरियर का है, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड, नॉन डिस्टिल्ड बोला है। नॉन डिस्टिल्ड जो है आपका कौन सा एग्जांपल आ जाएगा, बियर का एग्जांपल आ जाता है, बिकॉज रम, विस्की और ब्रांडी ये तीनों एग्जांपल हमने देखे। यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर अल्कोहलिक बेवरेज को इसके अंदर इसको रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन 1 है। What is the pattern of inheritance of polygenic trait? अब देखो यहाँ पे पता है polygenic trait, polygenic trait कौन सी होती है जिसके अंदर जीन्स, polygenic as the name says, यहाँ पर मल्टीपल जीन्स होती है फॉर एनी सिंगल ट्रेट। लाइक फॉर एग्जांपल हम हेयर कलर ले लें या फिर आई कलर ले लें, तो आई कलर के अंदर आपको पूरे रेंज मिलेंगे। ऐसे नहीं कि इसका ब्लैक होगा इसका व्हाइट होगा, नहीं, किसी का ब्लैक होगा, किसी का डार्क ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा, किसी का ब्लॉन्ड कलर होगा, तो ऐसे रेंज मिलते हैं। तो ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न तो बिल्कुल शो नहीं कर रहा, बिकॉज मेंडेलियन ने क्या बताया था, या तो एक ग्रेटर बता दिया, एक डोमिनेंट बता दिया, एक रिसेसिव बता दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं, हमें पूरी एक स्पेक्ट्रम मिलता है। क्या मिलता है हमें यहाँ पे, पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है। और इसके लिए यहाँ पर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस बताया जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट इज अब यहाँ पर स्पर्म के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आया है, एंजाइम्स। अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि क्या आंसर होगा, आपको जाना चाहिए इस पूरे पोर्शन में। आपको पता है एंजाइम्स आपके कहाँ पर होते हैं, एक्रोसोम के अंदर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसमें हेड और एक्रोसोम के बीच में डिफिकल्टी आ रही थी तो बाकी के सॉल्व करके देख लो। स्पर्म मोटिलिटी ऑफ कोर्स टेल रिस्पॉन्सिबल होती है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। एनर्जी आपके मिडल पीस में होती है, हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में भरा हुआ होता है, ठीक है। तो स्पर्म मोटिलिटी जो होती है डी का 2 एक ही ऑप्शन में दिया है। तो डी, अगर आपको इतना भी पता है कि स्पर्म मोटिलिटी किधर से किसके थ्रू की क्या किसका फंक्शन है या फिर स्पर्म के कौन से पार्ट का फंक्शन है, तो आपका ये ठीक है आंसर बन जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बायोलॉजी में थोड़ा आपको शातिर तरीके से इसको सॉल्व करना था, इंस्टेड ऑफ गिविंग द 100% टाइम ऑन दिस कि बायोलॉजी के लिए इतना टाइम दिया है तो मैं इतना पूरा यूज़ करूँगी, नहीं, आपको सिंपली देखना था, एक ऑप्शन उठा के देख लो कौन सा अलग है, आपको वो आ रहा है टिक कर दो, बाकी आप फॉर क्रॉस चेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो डी का 2 इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम ऑन रिवाइजिंग थिंग्स आप इस तरीके से कर सकते हो। तो डी का 2 बनता है स्पर्म मोटिलिटी, टेल का स्पर्म हो गया स्पर्म मोटिलिटी। सी का एक्रोसोम, ऑफ कोर्स एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स होते हैं, सी का 1 आ गया। बी का 3 ये हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, बी का 3 एनर्जी मिडल पीस में होती है बिकॉज मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हेड जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है बिकॉज हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो हेड में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारा मिडल पीस है, ये नेक है और ये हेड है, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक्रोसोम प्रेजेंट होता है जो कि एंजाइम्स होते हैं वहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिनोमॉर्फिक के पूरे आपको विथ न्यूमोनिक के फॉर्म में याद कराया। जाइगोमॉर्फिक पी क्लियरली दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है। कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, देखो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन नॉट फिक्सिंग वाले आपको ऑड मैन आउट की तरह यूज करना था बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया का आपको पूरा बताया जाता है, ठीक है। एरोबिक कौन से है, नॉन एरोबिक कौन से है, अनएरोबिक कौन से, वो भी बताया जाता है। तो एजेटोबैक्टर, एनाबेना, नॉस्टॉक ये तीनों ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। आपको पूछा है कैन नॉट फिक्स, ऑसिलेटोरिया बिल्कुल करता है, साइनोबैक्टीरिया का पार्ट है। वॉल्वॉक्स ये नाम जो है इसमें नहीं आता, नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, तो डी ओनली, और 4th ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्स-C2, एक्स-C2 मतलब आउटसाइड, आउटसाइड मतलब आउटसाइड ऑफ, आउटसाइड द साइट। जो साइट है, साइट क्या है, हमारी नेचुरल वाली जो साइट होती है एनिमल्स के रहने की, उसके बाहर वाला एक्स-C2 हो जाता है। एक्स, इसको आप समझ सकते हो इस तरीके से कोरिलेट करके, याद रखने के लिए यही होगा, इन-C2 होता है और एक्स-C2 होता है। इन-C2 इन द साइट, कौन सी साइट, नेचुरल जो उनका रहने की जगह है, इन द साइट, उसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, आपके प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाते हैं, नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है। दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ इन-C2। आपको पूछा है एक्स-C2, जू और बॉटनिकल गार्डन्स ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं, अलग से प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर दी अडेप्ट करवाने के लिए, ठीक है।
करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाता है। विच हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। अब ये आपका जो इकोलॉजी इकोसिस्टम वाला पार्ट स्टार्ट होता है उधर पे ही बताया है सबसे पहले रामदेव मिश्रा। इनकी विद स्टिकर विद फोटो इनके बारे में बताया गया है, वहाँ से अगर आप पढ़ के चाहते तो हो जाता सॉल्व। इन द RNA वर्ल्ड RNA इज कंसिडर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। देखो यहाँ पे कितना लंबा चौड़ा दिया है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना था, लेकिन इतना ज़्यादा भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल हलवा है, ध्यान से देखो। इन दी RNA वर्ल्ड, ओके, RNA इज कंसिडर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ये एज इट इज लाइन है NCERT की, ठीक है। इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, पहले तो RNA ही था। RNA एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, बिल्कुल सही है। RNA को हम कैटलिस्ट की तरह भी यूज करते हैं। बीइंग रिएक्टिव RNA इज अनस्टेबल, बिल्कुल सही बात है, अनस्टेबल होता है क्योंकि वो रिएक्टिव होता है। DNA इवॉल्व फ्रॉम RNA इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमारे इवोल्यूशन के साथ साथ DNA हमारा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल की तरह बन गया। इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स बिकम कॉम्प्लीमेंट्री, रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। मतलब देखो यहाँ पर पेयरिंग मैकेनिज्म आ गया है, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होने की वजह से, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की वजह से वो दोनों आपस में इतने स्टेबल हो जाते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर केमिकल कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड देम, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर RNAs एंड राइबोसोमल RNAs, मतलब आपको बोला है tRNAs और rRNAs, ठीक है। डू नॉट इंटरेक्ट विद mRNA, गलत बात, ये तो आपके अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में हम देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, RNA इंटरफेरेंस, RNA, ओके, टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मेथड ऑफ सेलुलर डिफरेंस, हमारे सेलुलर डिफरेंस के लिए RNAi प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही करेक्ट है। अच्छा नहीं सॉरी, ये वाला रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर mRNA के साथ तो रिएक्ट करता है, ये इंटरैक्ट भी करता है, तो ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। हार्ट, अब देखो यहाँ पर अगेन फ्रॉम आपके हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में से आ गया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन से। अब देखो एक चीज़ आपको देखनी है, डी ऑप्शन, यहाँ पर भी आपको डी ऑप्शन जो है बताया है, सबसे अलग बताया है। डी का एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है, एकदम सिंपल सी चीज़ है, अल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है। किडनी और ठीक है एड्रिनल कॉर्टेक्स, इन दोनों के हार्मोन में अगर आप हो भी रहे थे, ठीक है, चलो मान लेते अगर आप ठीक है थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो हार्ट का पता होना चाहिए। ANF रिलीज करवाता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, तो ए का तो 3 होता है, अगेन ए से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, सेकंड आ गया इसका आंसर। फिर बी का देखो, किडनी जो होती है आपकी ऑफकोर्स एरिथ्रोपोइटिन करवाती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा एरिथ्रोपोइसिस होता है, RBC फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर सिक्रेटिन होगा। सी का 4 तो 2 ऑप्शन में दिया था, आप ए के थ्रू पता कर सकते थे, डी के थ्रू पता कर सकते थे, ठीक है। डी का 1 नहीं हो सकता, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है अल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, काफी ज्यादा, स्टोमेटा मतलब सर्कुलर, सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब माउथ, तो इनका माउथ जैसा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनको नेचुरली ऊपर वाले ने इनको एक्टोपैरासाइट बनाया है। एक्टोपैरासाइट होते हैं जो वेल्स वगैरह होती है उनके ऊपर चिटक के रहते हैं और उनका वहां पर इकोसिस्टम बना हुआ रहता है। करेक्ट ऑप्शन है, डायरेक्ट NCERT की लाइन है। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है रिमूविंग क्लॉट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है फ्रॉम योर माइक्रोब्स, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है इसी के लिए यूज होता है, क्लॉट्स रिमूविंग के लिए। रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बोला है, एकाइनोडर्म्स के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखा जाता है। रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, बिल्कुल करेक्ट है, एक्सक्रीशन के लिए नहीं यूज होता है। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, बिल्कुल सही है, डाइजेशन में भी नहीं यूज होता है। रेस्पिरेशन, लोकोमोशन और कैप्चरिंग द प्रे, ये 3 इसका काम होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम होता है, बिल्कुल सही है। डाइजेशन नहीं करवाता, जो आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है एकाइनोडर्म्स के अंदर, डाइजेशन नहीं करवाता, कैप्चर करता है प्रे और फूड, ठीक है, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करवाता है। ए एंड सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4, ओके। टेरिडोफाइट, अब ये सिंपल आया है, यहाँ से अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो, सीधा सीधा यहाँ पे नाम देखो, जिंक-गो, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल दिया है जिम्नोस्पर्म का। डी का 2 बनता है, ये 2 ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं। अब देखो सी का 1 होगा, ये तो कंफर्म है, तो सेल्विया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करो, ये और ये, ठीक है। अब बी का बताओ, ब्रायोफाइट के अंदर आपका टेरिडोफाइट जो सेल्विनिया, सिलेजिनेला और सेल्विनिया साथ पे होते हैं, ब्रायोफाइट पॉलीट्राइकम बन जाता है। बी का बन जाएगा 3, बी का 3 है, दैट मीन्स 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कम्स कंप्यूटेड ठीक है टोमोग्राफी। अब यहाँ पर CT स्कैन और MRI के बारे में बताया है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स का, सही बात है। केमोथेरेपेटिक्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस, बिल्कुल गलत बात है, कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर,
नंबर, ये जो है ए और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स ये भी रॉन्ग हो जाता है इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट्स। अच्छा ये वाला आपका सही है, अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही है, ये वाला ठीक है। तो ए और सी सही है, और ई इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट्स आर, नहीं ये रॉन्ग हो जाता है। ल्यूकेमिया में आपके जो ब्लड सेल काउंट्स होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, तो ल्यूकेमिया में आपका ब्लड सेल काउंट इंक्रीज मिलता है, ये वाला भी रॉन्ग हो जाता है। आपको करेक्ट पूछा है, ए और सी करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाता है। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन ओके अडॉप्शन ऑफ IVF मेथड्स। अब ये क्वेश्चन आपको बताया है, ड्रॉबैक्स पूछा है। ड्रॉबैक्स मतलब क्या ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स है, या फिर इसको कह सकते हो डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। आपको क्या बोला है, डीमेरिट्स बताओ किसके, IVF के। हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर नहीं, बिल्कुल गलत। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ बिल्कुल एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। नेसेसरी फॉर बिंग डोनर्स नहीं, ये भी रॉन्ग है, ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है IVF में। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ठीक है, इसको देख सकते हैं। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बिल्कुल अवेलेबल है यार। पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि IVF का मेजर ड्रॉबैक यही होता है, इसीलिए मोर देन 1 एम्ब्रियो को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर हुआ तो फिर ट्विंस भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ट्विंस हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं। IVF का सक्सेस रेट काफ़ी कम हो सकता है सारे ही एम्ब्रियो नहीं चले, चांसेस ज़्यादा होते हैं एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करने के। तो बी और एफ तो आपका बन रहा है, बी और एफ, ठीक है। ए नहीं बन रहा, सी भी नहीं बन रहा है, ए को जहाँ पर आया कैंसिल कर दो, ठीक है। बी और डी और एफ, ठीक है। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, बिकॉज ए तो हो ही नहीं सकता। क्या करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर, आपके आउटसाइड एक ठीक है ट्यूब के अंदर, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि ट्यूब के अंदर हमने एम्ब्रियो फॉर्म कर दिया। अब उस एम्ब्रियो का क्या करना है, इम्प्लांट कर देना है मदर के यूट्रस के अंदर। कैसे फर्टिलिटी हो सकती है मदर को, नॉर्मल प्रोसेस है ना। BDF सही ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन, ओके बिल्कुल सही है। आपको बताना है, आपको एक करेक्ट आंसर बताने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, रिडक्टिव डिवीजन पहले स्टार्ट हो जाता है। गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक एंड सेकंड मियोटिक इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स एंड कंपेयर टू, ठीक है बिल्कुल सही है। ये भी फर्स्ट पोलर बॉडी एसोसिएटेड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, नहीं ये रॉन्ग है। सेकेंडरी oocyte के साथ में जो है आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। LH जो होता है नहीं, बिल्कुल गलत है। LH सर्च हम देखते हैं, आपका जो पूरा ग्राफ बना हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, आपको उसको बार बार देखना चाहिए था, वो देख के भी आपके ठीक है MC से जो क्वेश्चंस आते हैं हो सकते थे सॉल्व। वहां पर बताया LH सर्च पर ओव्यूलेशन होता है, वो जो पूरे पेज पे आपको ग्राफ दिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोनल चेंजेस, यूट्राइन चेंजेस, ओवरियन चेंजेस सारे बताया उसके अंदर, ठीक है। तो करेक्ट बोला था, ए और बी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इन ब्रायोफाइट्स गैमे हेल्प इन विच, गैमे कब बनता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट assertion reason primary function of the Golgi is to package the materials made of made by endoplasmic reticulum, बिल्कुल सही बात है। बना कौन रहा है, endoplasmic reticulum, पैकेजिंग कौन कर रहा है, Golgi apparatus, and deliver intercellular targets and outside the cell, बिल्कुल डिलीवर भी करवाने का काम किसका होता है, Golgi apparatus का होता है। Vesicles containing materials made by endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of Golgi apparatus, देखो endoplasmic reticulum से जो भी मटेरियल बन के आ रहा है वो cis phase के साथ में मिलता है, सही चीज है। एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज्ड फ्रॉम ट्रांस फेज ऑफ द Golgi apparatus, बिल्कुल सही है। एक जगह सिस फेज होता है और एक जगह आपका ट्रांस फेज होता है। तो यहाँ पर आपका Golgi apparatus जो रहता है, यहाँ से यहाँ पर सिस फेज पे पहले जाता है वो, और सिस फेज से आपका ट्रांस फेज पे जाता है, बिल्कुल सही चीज़ है। अब ये इसका रीजन बन रहा है क्या, देखो ये इसका पैकेजिंग करवाता है, क्यों, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका सही रीजन बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर पैकेजिंग करवाने का बोला है आपको, पैकेजिंग करवाता है। फंक्शन तो बिल्कुल सही दिया है, यहाँ पे फंक्शन की बात की गई है। ये इसका फंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं वो भी यहाँ पे बताया, एक जगह सिस फेस एक जगह ट्रांस फेस, इसका रीजन बनता है ये। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब ये आपका कहाँ से आया है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल, द यूनिट, सेल का जो यूनिट है ना उसके स्टार्टिंग से आया है, ये बिगिनिंग के पार्ट से आया है। स्टार्टिंग पार्ट जो होता है वहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दिया होता है साइंटिस्ट का, और साइंटिस्ट के पहले भी आपको जो फर्स्ट पेज पे दिया रहता है वहाँ से बोला है कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में बताओ। तो ये फिजिको केमिकल अप्रोच होता है टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाता है।
ठीक है। इस सब के आपको जो भी डिटेल्ड एनालिसिस आपको चाहिए, सारे रीजनिंग चाहिए, इसका एक न्यू वीडियो अपलोड होगा फ्यू डेज, ठीक है, अपलोड हो जाएगा, यू कैन सी इट। वहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाएगा कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होता है, ये ऑप्शन क्यों होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोसाइट्स माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजेंस टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। देखो लिम्फोइड ऑर्गन्स और टिश्यूज लाइक, मतलब कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाता है आपका जो लिम्फोसाइट होता है, वो कौन से सेकेंडरी, प्राइमरी से तो बन गया, अब वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में भी तो जाना है। तो सिंपली आपको ये पूछा है प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा, आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए था। थाइमस प्राइमरी ऑर्गन है, बोन मैरो प्राइमरी ऑर्गन है। अब ये जो 3 है ये आपके सेकेंडरी ऑर्गन्स हो जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो जाते हैं। तो लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और पेयर्स पैचेस, यहाँ पर जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं ये मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, बाद में इन सब जगहों पे जाके अपना अपना काम करते हैं। तो सी, डी और ई आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 2। अब ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एविल कॉटेट के बारे में आपको हर बार बहुत बार पूछ चुका है। ये क्या है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्सिटू, ठीक है, क्रायोप्रिजर्वेशन के पास में आ जाएगा। लैंटेना कैमरा एलियन, ठीक है, सही है। डोडो एक्सटिंक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बनता है, देखो ए वाला तो बिल्कुल इजी था, आपको बी एटलीस्ट आना चाहिए था। बी और सी अगर आपका आ जाता तो आपके, ठीक है, ये आंसर सॉल्व हो सकता था। तो ए तो पूरा सही है। एक्स2 सी का बी का 1 हो रहा है, बी का 1 एक ही ऑप्शन में देखा गया, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। सी का 2 आएगा, सही है, डी का 4 आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट आपको बनाना है, वहाँ पे आपको कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस चाहिए। देखो आपका जो MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर सबसे पहले मियोसिस होता है, 4 बनते हैं, एक बनता है आपका माइक्रोस्पोर, ठीक है। वो माइक्रोस्पोर से आप देखोगे, ठीक है, एक आपका माइक्रोस्पोर होता है, उसके अंदर कितनी बार माइटोसिस होता है, 3 बार माइटोसिस होता है। 3 बार माइटोसिस होने की वजह से ये एक था माइक्रोस्पोर, यहाँ पर पहला माइटोसिस हुआ, 2 बन गए, इनके अंदर माइटोसिस हुआ, दूसरी बार माइटोसिस हो रहा है ये, ठीक है। इधर पे कितने हो गए, 4 बन गए, हर एक के अंदर माइटोसिस करवाओ इस तरीके से। अब कितने दिख रहे हैं, ये 8 दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा 8 सेल्ड होता है ये, ठीक है, मतलब 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 माइटोसिस मिलेगा, 1 मियोसिस, 2 मियोसिस नहीं हो सकता, नो मियोसिस भी नहीं हो सकता, 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस ये भी नहीं हो सकता। 3 माइटोसिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1, ठीक है। 3 बार माइटोसिस होता है। सो द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ इनेट होता है, बाद में जाके एक्वायर्ड आता है, तो इनेट पहले होता है। इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप, बिल्कुल इनेट ही होगा, 4th ऑप्शन करेक्ट है। फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज इनक्लोज फिग वास्प इन इट। अब देखो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन फ्रूट के बारे में आपको इन योर NCERT नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आपको नहीं दिया है तो दैट मीन्स बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस है, आपको नहीं दिया है क्योंकि। लेकिन नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, थोड़ा सा अगर आप सोचो, नॉन वेजिटेरियन फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम एनी केमिकल्स या फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई लाइक दे कैन से कार्निवोरस होते हैं। जैसे कि हमें पता है ट्रैप वाला जो प्लांट होता है, ठीक है, वो ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को और उनके थ्रू अपने न्यूट्रिशन को लेता है, तो वो वैसे वाले फ्रूट्स को हम नॉन वेजिटेरियन फ्रूट या फिर प्लांट कहते हैं। फिग फ्रूट वैसा नहीं है, फिग फ्रूट के अंदर सिंपली आपको फिग वास्प मिल रहे हैं, वो उसके थ्रू अपने न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, वो उसके थ्रू अपना पोलिनेशन करवा सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन वो उसके थ्रू नहीं ले रहा, वो उसके भरोसे वो जिंदा नहीं है। जो दूसरे होते हैं, जो ट्रैपिंग वाले प्लांट्स होते हैं, वो उनको नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। सो दिस इज रॉन्ग। फिग वास्प and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp। अब ये स्टेटमेंट को हो सकता है आप 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े। देखो फिर से fig wasp and exhibit mutual relationship, सही बात है। as fig wasp completes its, अब ये यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि you cannot consider this particular word completes its life cycle, वो पूरा लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट करता इनसाइड द फिग फ्रूट, ठीक है। जो फिग वास्प होते हैं ये अपना पूरा लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट करते, सिर्फ एक पार्ट होता है एग ले करने का, वो उसके अंदर होता है। एंड ठीक है, और फिर इस इन द, ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। फिग फ्रूट गेट्स पोलिनेटेड बाय फिग वास्प, बिल्कुल गलत ही लग रहा है अब ये पार्ट। क्यों? क्योंकि फिग फ्रूट नहीं पोलिनेट होता है, पोलिनेट होता है उसके अंदर का फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस। दिस इज अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर NCERT, जो आपके इसमें लास्ट वाले पार्ट में बताया गया है, लास्ट पेज में बताया गया है कि इन्फ्लोरेसेंस या फिर जो फ्लावर होते हैं वो पोलिनेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिग वास्प। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
ठीक है। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए और आपको थोड़ा सा यू हैव टू वेट फॉर दी आंसर की टू बी रिलीज बाय दी एनटीए, ठीक है। तो वो ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हैं, हो सकता है उसके ऊपर बोनस मिले, हो सकता है ना मिले, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बोनस इसके ऊपर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेट्स सी, सेल्स ऑफ द टेपिटम possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। सही बात है, टेपिटम में यही होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन टेपिटम इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्कोपर। अब देखो ये भी चीज़ सही है, बिल्कुल इसका रीज़न ही यही होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होने का रीज़न ही यही होता है कि इनके अंदर क्या हो गया, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इनके अंदर जो होता है कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो इट हैज़ मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन टेपिटम इंक्रीजेस एफिशिएंसी, बिल्कुल सही है। और क्या ये इसका रीज़न बन रहा है क्या? अच्छा देखो, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजिंग ये लग रही है कि नरिश किसको करवाना है, एज पर योर एनसीईआरटी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एनसीईआरटी की लाइन वाइज याद होने ज़रूरी थे। डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल ना, आपकी एनसीईआरटी में दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी जाके चेक करो, माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में नहीं दिया है, किसके बारे में दिया है, पॉलन ग्रेन्स के बारे में दिया है। तो ये एक आपका एज पर द लाइन्स आपका मिस्टेक हो जाता है। दूसरी चीज़, वरना उसके दूसरे हिसाब से देखें तो ये सही हो सकता है, लेकिन अगर आपको पॉलन ग्रेन ही कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में दिया है, तो ये आपका थोड़ा रॉन्ग लग सकता है मुझे। तो ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है, यह हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि आपका आंसर सही था, ठीक है। यहाँ तक कि इसका ये रीज़न बैठ रहा था, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा थोड़ा ट्रिकी है ये, इसको आप अगर ये थोड़ा बोनस में जाना चाहिए, ठीक है। सेल्स ऑफ टेपिटम possess dense साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। ये इसका रीजन भी बन रहा है, लेकिन ये किसको नरिश करता है? नाउ कम्स दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लाइन आपके सामने आनी चाहिए कि ये पॉलन ग्रेन को नरिश करता है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, वन ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं दूसरा ये बोल सकती हूँ कि आपका जो है बोथ इज करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी हो सकता है। तो दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। इसका अगर आंसर आ जाएगा एनटीए के थ्रू, I will let you be updated with this answer। कमेंट सेक्शन में आप लोग देख लेना, इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एटीएस, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही मतलब आपने इतने पूरे साल में इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। यूकैरियोटिक के अंदर 80s होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर 70s होता है, बहुत ईजी है, ए करेक्ट है। ईस्ट राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना होता है, बिल्कुल सही है। 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s, अब इसको याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया, देखो 80 जो होता है इसके अंदर जो टोटलिंग होगा ना, 2 सब यूनिट्स को जब आप टोटल करोगे ना, प्लस करोगे ना, तो आपका 100 बनेगा, और 70 वाले को जब आप प्लस करोगे ना तो आपका 80 बनना चाहिए। मतलब 80 से 100 यहाँ पर 20 का डिफरेंस देखा जाता है, और 70 से 80 यहाँ पर 10 का डिफरेंस देखा जाता है। बस ये 2 सब यूनिट है, इनको प्लस करके याद रखना है। अब देखो 60 और 40s, और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताई है कि 80s और 70s को आप कैसे याद रखोगे। 80s 88 जो है कैसा इवन नंबर है, तो इसके दोनों सब यूनिट्स के अंदर भी आपको इवन नंबर देखने को मिलेंगे, 6 और 4 दोनों इवन नंबर है। 70s 7 कैसा है, ऑड नंबर है, तो इसके दोनों सब यूनिट्स 5 और 3 ये ऑड नंबर से बने हुए होंगे। ये याद रखना था बस, खाली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब देखो 80s ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ABC करेक्ट ऑप्शन है, ABC थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कंटेन्स हीम एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप, हीम किसके अंदर होता है, कैटलिस्ट के अंदर होता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन अ फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के थ्रू एंटर किस में करता है, वीना कावा में करता है, ठीक है। गिवन बिलो द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द टेट्राफ्राइड्स एंड द फॉलोइंग इन द ओके करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ पर आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना था। देखो सबसे पहले क्या होगा, प्रोथैलस स्टेज आ रहा है, प्रोथैलस स्टेज। अब देखो इसको कैसे लगा सकते हो, आपने प्रोथैलस स्टेज ए लिख दिया, ठीक है। हमें पता है प्रोथैलस स्टेज के बेसिस पे हम बाकी के पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस पहले आएगा ये, तो बी पहले आया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि बी पहले आया, स्पोर मदर सेल हुआ, फिर उसके बाद में प्रोथैलस स्टेज आया, बराबर सही बात है, प्रोथैलस स्टेज हुआ, ठीक है, ठीक है।
अब प्रोथैलस स्टेज, जिसको सही, ये सही लग रहा है, सेकंड नंबर पे ये सही लग रहा है। फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंथेरिडिया, ये डी आएगा इसके आगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो बाद में होगा ना, जब एंथ्रोजॉइड्स और आर्किगोनिया का क्या होगा, फ्यूजन होगा, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया ये इसके बाद में आएगा, फर्टिलाइजेशन तो और बाद में आएगा, तो सी बाद में आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स टू आर्किगोनिया ये सही हो जाता है, तो BADEC आपका होना चाहिए, बिल्कुल सही। देखो, अगर आपको ये सब नहीं याद रहता, आपको अगर बाकी के स्टेजेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता या थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता, लेकिन अगर आपको ये पता होता कि प्रोथैलस स्टेज के बाद में लास्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो आपको ऑप्शन निकल सकता था, बिकॉज सी लास्ट में एक ही जगह दी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड विद डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम रिकॉर्ड ऑन द बेस ऑफ द कलरिटी, ठीक है, ये तो डायरेक्ट लाइन है। नाउ ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इनसाइड इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं ये ब्लू कलर के कॉलोनीज हो ही नहीं सकते। जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं उनके अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट कॉलोनीज शो करते हैं। विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इनसाइड इन द प्लाज्मिड आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। 1 इज इनकरेक्ट, B इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब देखो, ये जो क्वेश्चन आया है ये आया स्ट्रेटजीज के अंदर से, ठीक है, लेकिन आपका जो टॉपिक, जो मेन आपके ऊपर का जो टॉपिक का नाम दिया होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन सा नहीं यूज होता? आपको एक पेज दिया है सोनली, इट इज बीइंग गिवन फॉर योर ऑल द टाइप ऑफ बैक्टीरियाज एंड वट एवर थिंग वी यूज इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, एज अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है, वहां पर बताया है एज पर गिलस नाइगर। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए आपके इसमें फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही है, योगर्ट फॉर्मेशन के लिए। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्परम ये भी नहीं हो सकता, अलग है ये। फिर सैक्रोमाइसिस सर्विसा बिल्कुल सही है, बेकर्स यीस्ट बोला जाता है इसको, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। देखो, बी और डी के थ्रू आपका आंसर आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड? एस्परगिलस नाइगर नहीं यूज होता है, तो ए जिसके अंदर नहीं है उसको कैंसिल कर दो, इन दोनों के अंदर ए है। बी लैक्टोबैसिलस बहुत फेमस है ये नाम, लैक्टोबैसिलस इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट, तो बी आपका यूज होता है हाउस होल्ड के अंदर, तो आपको वो नहीं टिक करना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये भी आपके हाउस होल्ड के अंदर यूज होता है, लैक्टोबैसिलस भी यूज होता है, तो ए और सी नहीं होते हैं। और आपको क्या पूछा है कि कौन से नहीं यूज होते हैं, ठीक है। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNA इंटरफेरेंस, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA लगा देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या होता है आपका, आई थिंक ये साइटोक्रोम सक्सीनेट होता है, ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनस होता है, करेक्ट ऑप्शन है। नाउ ठीक है, आपको पूछा है कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा सक्सीनेट होता है, विच वाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूली फाउंड एनिमल रिसर्चर डिड द हिस्टोलॉजी ऑफ एडल्ट एंड। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पर, while trying to find out characteristic of newly found animal, researcher did the histology किया उसकी, observe a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall but no mesodermal was observed towards alimentary canal। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चों से नहीं हुआ होगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड, कितना दिमाग चलाते हो इसको सॉल्व करने में। इधर पर भी कैंसिल आउट ही करना था। एक चीज़ जो मैं थोड़ा रिस्क लेने के लिए कहती हूँ वो ये है कि आपको अगर नहीं पढ़ाया है और ऐसा कोई टर्म यूज़ किया हुआ है, उसको सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दो। आपको शाइजोसिलोमेट के बारे में और स्पंजोसिलोमेट के बारे में नहीं पढ़ाया है, यू डोंट नो दीज टर्म्स, ना कि एनसीईआरटी में दिया है ना आपने कभी पढ़ा है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, नहीं दिया एनसीईआरटी में। और ऐसे आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस देखोगे आगे भी, और आपने ठीक है फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री बायोलॉजी में देखा होगा, जो टर्म्स नए हैं वो आंसर नहीं होते, क्योंकि वो आउट ऑफ नोवेयर कोई भी टर्म लेकर आके नहीं पूछ सकते कि इसके अंदर क्या है, और आपकी एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है वो। तो शाइजोसिलोमेट स्पंज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसको देख लेते एक बार। क्या बताया है कि मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल मिल रहा है, लेकिन टुवर्ड्स एलिमेंट्री कैनाल नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा थोड़ा सूडोसिलोमेट की तरह नहीं लग रहा, क्योंकि आपके जो आउटर वाला एक्टोडर्म का लेयर होता है, इनर वाला एंडोडर्म का लेयर होता है। यहाँ पर आपकी गट वॉल यहाँ पर फेस करती है, दिस इज योर गट वॉल, ब्लू कलर से बना रही हूँ। इसके बाहर क्या है आपका एंडोडर्म लाइनिंग है, और वैसे ही बाहर की तरफ ऑरेंज कलर से बना रही हूँ आपका बॉडी वॉल है, वहाँ पर आपको एक्टोडर्म की लाइनिंग मिल जाएगी। इनके बीच में जो आपको मिलता है ना वो होता है आपका मेसोडर्म। एक जगह मिल रहा है एक जगह नहीं मिल रहा है, तो ये स्यूडोसिलोमेट का पार्ट हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है 4 ऑप्शन,
ठीक है, सूडोसिलोमेट इज अ करेक्ट ऑप्शन हियर। इन द फ्लोरल फॉर्मूला दिस स्टैंड्स फॉर ज़ाइगोमॉर्फिक, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता इसके लिए। ज़ाइगोमॉर्फिक के लिए ये होता है, ठीक है, और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए होता है ये, ठीक है। ऑफ द फ्लावर है जी, ये वाला जो होता है ये आपकी सुपीरियर ओवरी डिफाइन करता है, ठीक है, क्योंकि जी ऊपर है, डैश के ऊपर है जी, तो सुपीरियर ओवरी डिफाइन करता है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ये वाला देख लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड स्टेटमेंट है फ्लोरल फॉर्मूला दिस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, करेक्ट है। फ्लावर दिस सुपीरियर ओवरी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सो इट इज इनकरेक्ट एंड करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज ओके, इन द इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, बिल्कुल सही है ये। इकोसिस्टम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ, बिल्कुल रॉन्ग है ये। क्यों रॉन्ग कह रही हूँ मैं इसे, क्योंकि आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताया है, फर्स्ट फॉलो करता है, सेकंड फॉलो करता है, लेकिन हमें पता है कि एनर्जी जो होती है सुपीरियर टू इन्फीरियर फॉलो करती है, और एनर्जी हर बार क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, या तो वो यूज हो रही है बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, या फिर कोई दूसरे वे में वो डिक्रीज हो रही है। कहीं पर भी ऑल ऑफ अ सडन कम एनर्जी से बड़ी एनर्जी नहीं देखी जाती है। सो ये क्यों होता है, बिकॉज वो फर्स्ट लॉ फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो फर्स्ट लॉ बताता है, ये सेकंड नहीं बता रहा। तो फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बतानी है आपको, सिंपली आपको क्या देखना है यहाँ पर ईयर देखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती है ईयर्स के हिसाब से दी जाती है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पेडिग्री एनालिसिस, यहाँ पर आपको क्या पूछा है, पेडिग्री से एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, उसको अच्छे से सॉल्व करना होता है। प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बिंग अ कैरियर, मतलब ये एक कंडीशन है, ठीक है, ये दो कंडीशन नहीं बताई है, या तो डिजीज नहीं हो और दूसरा दो कैरियर भी हो, ये नहीं पूछा आपको एक ही कंडीशन बताई है कि उससे डिजीज नहीं होनी चाहिए और वो कैरियर भी होनी चाहिए, मतलब वो डिजीज शो होके नहीं आ रही है, हैज अ डिम्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द जीन। सिंपल सी चीज आपको इजी करने के लिए बताया है। इन F3 जनरेशन डायरेक्ट देखो, ये दोनों काम के नहीं है हमारे, देख के ये समझ में आ रहा है कि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। एक्स लिंक क्यों बोला गया है, क्योंकि भाई ये कैरियर दिखाई दे रही है, ये फीमेल है, ये कैरियर दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज ये एक्स लिंक रेसेसिव भी है, एक्स लिंक्ड है और कैसी है, ये रेसेसिव है, ठीक है। रेसेसिव क्यों है, अगर डोमिनेंट होती तो फीमेल के अंदर एक भी अलील इसके अंदर थोड़ा कैसा हो जाता, रॉन्ग आ जाता, रॉन्ग अलील आ जाता या अफेक्टेड अलील आ जाता, तो वो डायरेक्टली अफेक्टेड दिखाई देती, शो होती वो अफेक्टेड, इस तरीके से आता अफेक्टेड का, जैसा यहाँ बना है, लेकिन यहाँ पे कैरियर के लिए बताया है। और दूसरी चीज़ बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है कि ये सिंबल्स क्या बताते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंबल्स के नाम के साथ में बताया है कि ये क्या डिनोट करता है, तो थोड़ा ईजी कर दिया था इसको आपको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ, आपको पूछा है कि ऐसा कोई चाइल्ड बताना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आउट ऑफ दीज 4, ठीक है, 4 टोटल है, इसके अंदर से कितने होंगे जिनके पास में डिजीज नहीं है लेकिन वो कैरियर होंगे। तो एक्स लिंक है और रेसेसिव है, इससे ये समझ में आ जाता है कि जो अगर मेल होगा उसके पास में एक भी अलील, मतलब एक्स के ऊपर अगर अफेक्टेड आ गया तो वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, वो कैरियर नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा उसके पास में वाई है, एक एक्स था और वो भी अफेक्टेड है, तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे बताया है कैरियर है, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो एक्स सी होगा और एक कैरियर है, इसलिए एक नॉर्मल रखना है हमने, और यहाँ पर ये पूरा अफेक्टेड बताया, तो इसका एक्स वाला ऑफकोर्स कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, वाई कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, वाई तो नॉर्मल होगा, वाई लिंक नहीं है ये, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप निकालते हो कि कैसे चिल्ड्रन जो होंगे, 4 बच्चे होंगे, 4 बच्चों के अंदर कैसे होगा, तो यहाँ पर फीमेल बन रही है और कैसी है, ये अफेक्टेड है, कैरियर नहीं है, अफेक्टेड है, तो इसको हम दे देते फीमेल है, अफेक्टेड है, एक्स सी एक्स आ रहा है यहाँ पर भी फीमेल बन रही है लेकिन ये कैरियर बन रही है, यहाँ पर मेल बन रहा है लेकिन कैसा हो गया, वो मेल अफेक्टेड हो गया, ठीक है, मेल कैसा हो गया, अफेक्टेड हो गया। यहाँ पर एक्स भी नॉर्मल है, वाई भी नॉर्मल है, मेल कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल है। अब यहाँ पर आपको पूछा था कि डिजीज तो नहीं है लेकिन कैरियर है, तो डिजीज नहीं है लेकिन कैरियर है, ऐसे कितने जन दिखाई दे रहे हैं, देखो ये अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, कैरियर नहीं है, तो ये नॉर्मल है, मेल कैरियर हो भी नहीं सकता, या तो वो अफेक्टेड होगा या तो नॉर्मल होगा, एक फीमेल कैरियर दिखाई दे रही है, तो आउट ऑफ 4 1 on 4, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। In the seeds of cereals, the outer covering of the endosperm separates the embryo by protein rich layer, एक ही नाम है एलियूरोन लेयर। एलियूरोन लेयर आपको बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, तो एलियूरोन, वहाँ पर भी बताया है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, अब यहाँ पर सिंपली आपको विबग्योर लगा देना है,
ठीक है, जैसे आपने याद किया है उसी फॉर्म में दिया है विबग्रियो। यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ब्लू ग्रीन दिखाई देगा सबसे पहले, फिर यहाँ पर क्या दिखाई देना चाहिए आपको, येलो ग्रीन, येलो दिखाई देगा, येलो ग्रीन, बी का ये हो जाएगा। ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं येलो होते हैं, और येलो टू ऑरेंज आपके कैरोटिनॉइड्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स, कैरेट ये नाम से याद रखना था, कैरोटिनॉइड्स डी का 4 होगा, डी का 4 एक ही जगह दिखा रहा है, ए का 3 होगा, ए का 3 है, बी का 1 होगा, येलो ग्रीन, बी का 1 है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलो कहाँ पहुंचे हैं, तीन पेज बाकी है। ठीक है, हु प्रपोज दैट जेनेटिक कोड फॉर अमाइनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड का बनना चाहिए आपका जो भी जेनेटिक कोड है, ये बताया है बाय जॉर्ज गैमो। 3rd ऑप्शन करेक्ट है। हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विथ, हिस्टोन्स के अंदर क्या होते हैं, हिस्टोन्स के अंदर 2 होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, बेसिक होते हैं ये। 3rd, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। अभी कौन से एंजाइम्स है जो जीन क्लोनिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। देखो अगर आपको जीन की क्लोनिंग करवानी है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल जरूरी है, उसको काटोगे कैसे, डीएनए लाइगेज बिल्कुल जरूरी है, उसको जोड़ोगे कैसे, डीएनए म्यूटेज। अब म्यूटेज जो होता है म्यूटेशन करवाने के लिए होता है, हमें जीन के अंदर क्लोनिंग करवानी है, उसका रेपिटेशन, उसका एक तरीके से हमको डुप्लीकेट करवाना है, उसको म्यूटेशन नहीं करवाना है। तो डीएनए म्यूटेज नॉट रिक्वायर्ड, रिकॉम्बिनेज भी नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि हमें रिकॉम्बिनेशन तो नहीं करवाना है। पॉलीमरेज बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए, बी और ई आ जाएगा यहाँ पर। आई थिंक इसके अंदर चूज करेक्ट है, नॉट रिक्वायर्ड पूछा था। ओके, ए, बी और ई ये आपके रिक्वायर्ड होते हैं, आपको नॉट रिक्वायर्ड पूछा है। सो करेक्ट ऑप्शन सी और डी आ जाएगा, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशलाइज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, मेसोसोम्स के थ्रू होता है। ऑफ कोर्स ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, डीएनए एप्लीकेशन भी कराते हैं, रेस्पिरेशन भी कराते हैं। मेसोसोम्स के बारे में छोटा सा पार्ट दिया है। विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन और ट्रांसक्रिप्शन। देखो आपका जो रो फैक्टर होता है ये स्टॉप करवाता है, सिग्मा फैक्टर जो होता है इंड्यूस करवाता है या इनिशिएट करवाता है। तो इनिशिएटिंग फैक्टर जो होता है आपका सिग्मा हो जाता है, और जो रो फैक्टर है वो आपका सही ऑप्शन 1 आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर इनिशिएट कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड। अच्छा, ये जो कॉपुलेटरी पैड होता है ये कहाँ पर होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब पर होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब पर होता है। 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। अब देखो यहाँ पर बताओ क्या आंसर आ सकता है इसका। देखो प्रॉक्सिमल और डिस्टल, अब यहाँ पर हमें पता है कि H2O का कहीं पर भी सिक्रीशन नहीं होगा, H2O सारा रीअब्जॉर्ब होता जाता है। तो H2O रीअब्जॉर्ब होता जाता है, ये सही लग रहा है। H2O रीअब्जॉर्ब, यहाँ पे सिक्रीट नहीं हो रहा है, H2O यहाँ पर भी सिक्रीट नहीं होना चाहिए, H2O एब्जॉर्ब होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो होता है हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया का सिक्रीशन होता है, PCT में बिल्कुल सही है, PCT में होता है, यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखो NaCl यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सही से आपको देखना था, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होना था, यहाँ तो सिक्रीट हो रहा है NaCl, विच इज रॉन्ग। आपके जो सोडियम आयंस होते हैं वो यहाँ पर से क्या होने चाहिए, रीअब्जॉर्ब होने चाहिए DCT में से। तो दिस ऑप्शन बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, 4th करेक्ट है। ओके, अब नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पर, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट C टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी। अच्छा देखो यहाँ पे C टर्मिनल पर एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है ये N टर्मिनल पर होती है, N टर्मिनल पर होती है। कांस्टेंट, अच्छा नॉट करेक्ट पूछ रहा, कांस्टेंट C टर्मिनस। हैव योर लाइट चेन, ये आपका थोड़ा आउट ऑफ NCERT लग रहा है मुझे। कांस्टेंट रीजन के बारे में बात नहीं की गई है NCERT में, तो ठीक है इसको देखते हैं। ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन्स, करेक्ट है। द हैवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ये दोनों के बीच में अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रहा था तो आपको ये पता होना चाहिए कि C टर्मिनल पर नहीं होता है, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो N टर्मिनल पर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन तो आपका नॉट करेक्ट आपको पूछा था, 1st ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूटेलम, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, एपिब्लास्ट, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म सबसे पहले देखते साथ पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस लगा दो, पर्सिस्टेंट न्यूसेलस यही आपका पेरिस्पर्म होता है। डी का जो है 1 इसके अंदर आ जाए, 1st ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सी देखो, एपिब्लास्ट जो होता है, एपिब्लास्ट के बारे में अगेन आपको कहीं पर भी नहीं दिया है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होती है ये क्या होता है आपका, ओके नॉन एल्ब्यूमिनस सीड ये ग्राउंडनट के अंदर दिया जाता है। नॉन एल्ब्यूमिनस को हम एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं, और इसके 2 एग्जाम्पल दिए थे ग्राउंडनट के साथ में, ठीक है पी दिया है आई गेस। तो ये कैसे हो जाते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल। और स्क्यूटेलम जो होता है दैट इज नथिंग बट द कॉटिलीडॉन ऑफ द मोनोकॉट सीड। तो ए का 2 आएगा, बी का 3 आएगा, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम
नॉट करेक्ट बोला है। मोनोकॉट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज बिल्कुल सही है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। हाइपोडर्मिस जो होता है पैरेन्काइमेटस होता है, वेस्कुलर बंडल स्कैटर होते हैं। थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ट्विंस आर बॉर्न टू फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट टू ट्विन बॉय और एक गर्ल है, फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर एक बॉय और एक गर्ल है, ठीक है, दे आर कंसीव थ्रू, नहीं जरूरी नहीं है, ट्विंस ऐसे नहीं सिर्फ IVF के थ्रू नहीं होते। 75 नहीं हो सकता आइडेंटिकल। दीज आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, मोनोजाइगोटिक भी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के जेंडर अलग है। फ्रेटर्नल आंसर सही हो जाता है, और दो फ्रेटर्नल के बारे में आपको नहीं दिया था, आप कैंसिल कर सकते थे, बाकी के पॉइंट्स पढ़ के राइट आंसर निकाल सकते थे। स्वीट एंड पोटैटो, ठीक है, रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। डायरेक्ट इवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है। क्या पूछा आपको? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो क्या क्या बताता है? ये सिंपल बहुत फेमस एग्जाम्पल है। किसका? ये एनालॉगस का एग्जाम्पल है। होमोलॉगस नहीं हो सकता, दोनों के एंसेस्टर्स अलग अलग होते हैं। एनालॉगस तो है लेकिन डाइवर्जेंट नहीं है, कॉन्वर्जेंट है। तो ये देख के आपको मार्क करना था, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन सेल्स एंड डिले ऑफ लीव सीनेसेंस। देखो लीव सीनेसेंस को रुकाने वाले, डिले करवाने वाले इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड तो नहीं हो सकता क्योंकि ये लीव सीनेसेंस, ये प्लांट का सीनेसेंस करवा रहे हैं, उसका इनहिबिशन करवा रहे हैं, तो ये दोनों तो इनहिबिटर हो जाते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जो होता है ये हमने देखा है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ देखो डिले ऑफ लीव सीनेसेंस से आपको गिबरेलिन्स के अंदर भी मिल जाता है, लेकिन जो आपका न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, साइटोकाइनेंस में मिलता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा साइटोकाइनेंस। ठीक है, Why can't insulin be given orally to diabetic patients? देखो ओरली क्यों नहीं दिया जा सकता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि इंसुलिन जो होता है ये हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशन नहीं, इट्स बायोएबिलिटी नहीं, ह्यूमन विल बी एलिसिट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी में ही जा रहा है वो आखिरकार, तो इम्यून रिस्पॉन्स तो नहीं दे सकता। हाँ, डाइजेस्ट हो जाएगा। क्यों डाइजेस्ट होगा? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन होने की वजह से वो अगर जाएगा बॉडी के अंदर, स्टमक में अंदर जाके वो डाइजेस्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको ओरली नहीं दिया जाता। क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पर दो चीज़ें मिली है, एस हैश बना है, मतलब एक क्या बना, अनदर सबस्ट्रेट बना है, उसके साथ मिला के ये दोनों को अलग कर दिया, मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफरेज आ जाएगा। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड ऑन जेल कैन बी यूज्ड इन कंडीशन ऑफ रेन, बिल्कुल सही है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स, उसको रिकॉम्बिनेंट में डाल देते हैं। स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑब्जर्व नियर एनोड, बिल्कुल सही है। वाइड लार्जर फ्रेगमेंट्स नियर द वेल्स, ये डायरेक्ट डायग्राम के ऊपर से आया। डायग्राम अगर आपने देखा होता तो वेल्स की तरफ आपके लार्जर होता है और एनोड की तरफ स्मॉलर साइज के होते हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज करेक्ट सीक्वेंस इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्या देखा जाता है ब्रायोफाइट्स के अंदर? देखो रस्ट डिविजन प्रोड्यूस दीज, फ्यूजन ऑफ एंथेरोजॉइड, फ्यूजन जो होगा इसको लास्ट में रखा जा सकता है। अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, रस्ट डिविजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल के अंदर क्या देखा जाएगा? सबसे पहले फ्यूजन ऑफ एंथेरोजॉइड्स विद एग, फ्यूजन ऑफ एंथेरोजॉइड विद एग, ठीक है, इसको रखते एक जगह पर। सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, ये देखा जा सकता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? रिडक्शन ऑफ डिविजन टू प्रोड्यूस। इसके बाद में क्या होगा? फॉरेन फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। नहीं, देखो गैमेटोफाइट का एक जगह सबस्ट्रेटम पे लग गया तो एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे, फिर उसके बाद में फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, BEA समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर B हुआ, E हुआ, A हुआ, ये फर्स्ट लग रहा है। ठीक है, रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, फिर फ्यूजन हो गया। ठीक है, रिडक्शन डिविजन टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पर D आ जाएगा ऑफकोर्स, और ये रिडक्शन डिवीजन होगा टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, क्योंकि स्पोरोफाइट बनेगा उसके बाद में स्पोर्स बनेंगे, तो D और फिर लास्ट में आ जाएगा C, BEA रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, ये स्पोर्स बाद में फॉर्म होंगे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट राउंड येलो बनाता है और ये रिंकल्ड ग्रीन बनाता है। फिनोटाइपिक ऑफ F2 जनरेशन, बहुत हलवा क्वेश्चन नहीं है। फिनोटाइपिक रेशियो इसका बन जाएगा 9331, ये हमने बार बार देख के भी याद कर लिया होगा। ठीक है, किंगडम, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट अ किंगडम। ठीक है, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताइए ये हर एक किंगडम के बारे में बताइए, तो आपको बताना है फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो आपको टेबल दिया था ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया था। सबसे पहले क्या आता है वहाँ पर? बैक्टीरिया मोनेरा आ जाता है। मोनेरा का क्या है? इसके अंदर देखो प्रोकैरियोट्स होते हैं विद सेल वॉल। C सबसे पहले आ जाएगा, C सबसे पहले आ जाएगा, 1 और 3 को कैंसिल कर दो, फिर CEA। अब देखो B और D में से बताओ, देखो यहाँ तक का तो पूरा सेम है ना, हमें B और D को डिफरेंशिएट करना है। हेटरोट्रॉफ्स विद दिस हेटरोट्रॉफ्स, और फिर क्या आ जाएगा? B और D बोला, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स पहले आते हैं बाद में एनिमल्स आते हैं, तो D पहले आएगा फिर बाद में E आएगा, D पहले आएगा फिर बाद में E आएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर
देखो सी जो होता है ये मोनेरा के बारे में बता दिया है, बता ही देती हूँ आप लोग को। ई के अंदर आ जाता है विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोटिस्टा के बारे में बता दिया है। अब फिर इसके आगे आ गया है आपका ए, तो ये विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, फंगस का, फंजाई किंगडम का सबसे ठीक है प्रोमिनेंट दिखाई देने वाला जो हमें बताया जाता है कैरेक्टरिस्टिक। फिर आ जाता है हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। पहले कौन आते हैं? ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स आते हैं। उसके बाद में कौन आते हैं? हेटेरोट्रॉप्स आते हैं। तो डी आ जाएगा ये प्लांट का, फिर आ जाएगा हमारे एनिमल्स जिसके अंदर हम आते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 4 हो गया। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन आया है फ्रॉम सेल साइकिल। सेंट्रोमियर का क्या काम होता है? सेंट्रोमियर जो होते हैं सेल डिवीजन करवाते हैं। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, क्रिस्टे के अंदर देख लेते हैं। क्रिस्टे जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। सीधी सी बात है, मैंने बताया था सिस्टरने और क्रिस्टे, इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? सिस्टरने में ER आ रहा है, यहाँ पर ER एक साथ नहीं आ रहा है, यहाँ पर ER एक साथ आ रहा है। ER का मतलब समझ लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ पार्ट ऑफ योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो वो किसका हो गया? गोल्जी एपेरेटस का हो गया। ठीक है, गोल्जी एपेरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर जो दो ठीक है स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, एक क्रिस्टे होता है और एक सिस्टरने होता है। इसी के बीच में हमें ठीक है कंफ्यूजन होता है हमेशा। ये मैंने बता रखा है कि सिस्टरने जो होता है ये आपके गोल्जी एपेरेटस से मिलता है। आपको आप कैसे देखोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में जुड़ा है वो ER इसके अंदर सिस्टरने में आएगा। क्रिस्टे के अंदर ER नहीं मिल रहा, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट नहीं है। कौन नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो दिस विल बिलोंग टू माइटोकॉन्ड्रिया। सी का 1 एक ऑप्शन से आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 देख लो, ए का 2 आएगा, सेल डिवीजन में काम करता है। सीलियम जो होता है सेल मूवमेंट में काम करता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड लेयर होती है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन का आ गया आप लोगों को। ठीक है, वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? ये dN/dt। ओके, dN/dt यहाँ पर सही आपका कौन सा है? ये तो RN। ओके, K/K ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, RN आएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, K/K -N। अब देखो K-N/K। ओके, एम्फाइसीमा लंग डिसऑर्डर होता है, एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है। A का 2 दो जगह आ रहा है, इधर पर नहीं आ रहा। B का बताओ, एंजाइना पेक्टोरिस सडन पेन होता है इन द हार्ट, एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रिलेटेड टू किडनी और टीटनी रैपिड मसल स्पैजम्स। ठीक है, तो B का 3 आ रहा है, B का 3 सीन ओवर हियर। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय कार्डियक एक्टिविटीज नोडल टिश्यू। ये आपके लास्ट पार्ट में दिया है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जब बताया है। स्पेशल न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स ये भी सही है। कॉर्टिकल हार्मोन्स नहीं होते हैं। ABC इज योर करेक्ट ऑप्शन। A, B एंड C, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि कॉर्टिकल या तो एड्रिनल के मेडुलरी हो सकता है तो कॉर्टिकल हो सकता है, तो ये दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना था, डायरेक्ट फ्रॉम इधर से आया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारा पेपर हो जाता है खत्म। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारे अपडेट्स, सारे नोट्स, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड टू यू। एंड इसका डिटेल्ड एनालिसिस बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि आगे जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये तो पता हो कि आखिर इसके अंदर कंसेप्ट क्या था। ये तो मैंने ये वीडियो ऐसे रैपिडली बनाया है ताकि आपको आंसर की एटलीस्ट पहुंच जाए, एंड यू शुड वॉच इट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करो। एंड प्लीज़ रिमेंबर, अगर आपका पेपर नहीं सही गया है दैट मीन्स बाकियों का भी पेपर नियर अबाउट वैसा ही गया है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे सारे मार्क्स अच्छे आए हैं, कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर वैसा नहीं था, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड पेपर था। उतने लेवल का तैयारी फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि पहले के पैटर्न्स ऐसे देखे गए थे। पहले के पैटर्न्स तो हम खुद कह रहे थे कि JEE मेंस के लेवल थोड़े बहुत सॉल्व करना, वो भी बहुत ही कम चांसेस होते हैं। यहाँ तो कुछ और ही देखा जा रहा है पैटर्न। तो अगर आपका पेपर नहीं सही गया है दैट मीन्स बाकियों का भी उतना ही थोड़ा बहुत ही खराब ऊपर नीचे गया है। दैट मीन्स आपकी कट ऑफ गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। जहाँ पर पिछले साल आपको 600 पर भी नहीं मिल रहे थे कॉलेज, इस साल हो सकता है आपको 590 पर भी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, होप्स नहीं छोड़नी है, आप मार्क्स कैलकुलेट करो, और अभी बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स कैलकुलेट करना है, लग रहा है नहीं हो पाएगा, वापस से लग जाओ। If you are comfortable with other medical courses, go for it. If you are comfortable, if you think कि ये ठीक है, now I need to stop this, I don't want this hectic lifestyle again. देखो, बाकी के कोर्सेज में भी आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई ये मत कोई ये कह नहीं सकता कि बाकी के फील्ड्स में, लाइक जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, इनके अंदर फिजियोथेरेपी है या डेंटल है, इनके अंदर किसी भी तरीके की ऐसी कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है।
डॉक्टर एक डॉक्टर होता है, ठीक है। जब आपके पास में कोई फीवर का पेशेंट आ जाता है ना, तो वो ये नहीं पूछता कि मुझे कोई कार्डियोलॉजिस्ट से ही या फिर न्यूरोसर्जन से ही अपनी तबीयत ठीक करवानी है। उसे उस डॉक्टर को भी दुआ मिलती है जब वो उसका फीवर सही करता है, ठीक है, और उस डॉक्टर को भी फीवर सही करने पर दुआ मिलती है। तो इट इज़ लाइक एक जब पेशेंट की जो हालत होती है ना, उस टाइम पर वो सिचुएशन में होता है ना, तो वो ये नहीं मैटर करता कि आप कौन से डॉक्टर हो, ये मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, एंड यू शुड डिसाइड इट एज सून एज पॉसिबल। टेक अ ब्रेक, यू नो, ब्रीथ, लेट थिंग्स गो, थोड़ा टाइम गुजरने दो, फिर आप सही से डिसाइड कर लो। और अगर आपको अभी लग रहा है कि यार पेपर को सही से एनालाइज कर दिया, ये क्वेश्चंस की मिस्टेक तो मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, मैंने 500 प्लस 600 प्लस की मेहनत कर ली थी, अभी मुझे इसको सही करना चाहिए, ये अगर आपके अंदर अभी जोश है तो इसका बेस्ट यूज़ करो, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, मैं दूसरी चीज़ें भी मतलब एडवाइस कर रही हूँ, अलग अलग चीज़ें एडवाइस कर रही हूँ फॉर डिफरेंट पीपल। लाइक अब देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत ज़्यादा आई जस्ट वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग, मुझे तुम पहाड़ों पे जाके रहना है, बस बहुत हो गया, ऐसी अगर आपको फीलिंग्स आ रही है, टेक अ ब्रेक, गो मीट योर फ्रेंड्स, गेट सोशलाइज योर सेल्फ, थोड़ा ब्रेक लो, चिल करो, ठीक है। गेट बैक टू वर्क वंस द टाइम अराइव्स, ठीक है, गेट बैक टू योर वर्क, ठीक है। तो अभी बिल्कुल टेंस नहीं होना है, एंड पेरेंट्स स्पेशली सपोर्ट करो, दे रिक्वायर योर सपोर्ट एट दिस टाइम, ठीक है। पेपर की तैयारी करते रहो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको आगे तैयारी करवानी है तो मेरे चैनल पर सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एनसीईआरटी की रीडिंग सीरीज चलती है, एंड पीवाईक्यू सारे सॉल्व कराए जाते हैं। अभी 50 पीवाईक्यूज हर एक चैप्टर के सॉल्व करवाने की एक सीरीज चालू करेंगे, वो भी आपको देखनी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। उसको सॉल्व करो, जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराती हूँ, आई ऑलवेज से दिस, पहले खुद से सॉल्व करो, नहीं हो पा रहा है देन ओनली वॉच द पीवाईक्यूज वीडियोज़, ठीक है। यहाँ पर आंसर की डिस्कस की गई है, इसका डिटेल वीडियो मैं आपको बहुत जल्द देने वाली हूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल। यू नीड टू चेक those videos, and for all the updates please join my telegram channel, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। till then take care, goodbye।